हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज़ नामदेव कुमार। आई एम योर फिजिक्स ट्यूटर। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स जो है ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड फिजिको से लिया गया है, जिसकी मीनिंग है नेचुरल। हम सिंपली डिफाइन करते हैं कि स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज नोन एज फिजिक्स। हम फिजिक्स में किन चीज़ों की स्टडी करते हैं, जैसे स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, यूनिवर्स हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, लाइट है, साउंड है। तो इन सब की जो हम स्टडी करते हैं वो किस में करते हैं? फिजिक्स में करते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है हमारी नेचर का क्या है? एक पार्ट है। इसी तरह से जो है हमें फिजिक्स जो है बहुत से हमारे जो क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं, जैसे दिन और रात का होना, जैसे सीजन्स का चेंज होना, साउंड का प्रोड्यूस होना, समुद्र में लहरों का बनना, रात को तारों का टिमटिमाना। इसी तरह से जो है हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्यों देख पा रहे हैं, तो इन सारे सवालों का जो जवाब है वो हमें कौन देता है? फिजिक्स देता है। इवन जो है यूनिवर्स किस तरह से बनी है, जो हम एक्सप्लेन करते हैं बिग बैंग थ्योरी से, वो भी हम जो है फिजिक्स एक्सप्लेन करता है। तो ये फिजिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हम एक्चुअली फिजिक्स में करते क्या हैं? हम करते हैं कि फिजिक्स में जो नेचर के अंदर जो फिजिकल फिनोमेना हो रहे हैं, उन फिजिकल फिनोमेनास को हम ऑब्जर्व करके मैथमेटिकल इक्वेशंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। जो साइंटिस्ट थे वो यही काम करते थे। कोई फिजिकल फिनोमेना ऑब्जर्व किया और उसको मैथमेटिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट किया। तो मैं सिंपली कह सकता हूँ कि फिजिक्स में हम फिजिकल फिनोमेना को मैथमेटिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं। अब ये कैसे कि हम फिजिकल फिनोमेना को मैथमेटिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं? मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, मेरे हाथ में मार्कर है। मैं इस मार्कर पे फोर्स अप्लाई करूँगा तो मार्कर क्या करेगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। जितनी मेरी फोर्स ज़्यादा होगी उतनी ये ज़्यादा एक्सेलरेट होगा। तो ये क्या है? दैट इज़ अ सिंपल स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की जो स्टेटमेंट है वो एक फिजिकल फिनोमेना है। उससे हम क्या करते हैं? एक इक्वेशन बनाते हैं। वो इक्वेशन क्या होती है? एफ इज इक्वल टू एम ए। तो हमने क्या किया? एक फिजिकल फिनोमेना स्टडी किया और उससे हमने क्या बनाई? एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई। तो फिजिस्ट जो है वो यही काम करते हैं, फिजिकल फिनोमेना को ऑब्जर्व करके मैथमेटिकल इक्वेशंस में ट्रांसफॉर्म करना। चलो अब देखते हैं कैसे होता है। आप इमेजिन करें कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है एम। अगर मैं कहूँ मैं इस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ एफ, जितनी मैं फोर्स ज़्यादा अप्लाई करूँगा उतनी इसमें एक्सेलरेशन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो सिंपल मैं कह सकता हूँ कि जो एक्सीलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के ऊपर। जितनी फोर्स ज़्यादा लगाऊंगा इस ऑब्जेक्ट पे उतना ये ऑब्जेक्ट जो है एक्सीलरेशन भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो सिंपल जब मैं इसकी प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करूँगा तो एफ मास क्या है इसका? कांस्टेंट है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो एफ की इक्वेशन क्या हो जाएगी? एफ इज इक्वल टू एम ए। अब ये हमारा फिजिकल फिनोमेना था जो हमने ऑब्जर्व किया नेचर के अंदर। उसको हमने क्या किस में कन्वर्ट किया है? मैथमेटिकल इक्वेशन में। तो फिजिस्ट क्या करते हैं? फिजिकल फिनोमेना को ऑब्जर्व करके मैथमेटिकल इक्वेशंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। फिजिक्स को हम कहते हैं फंडामेंटल साइंस। फिजिक्स इज द फंडामेंटल साइंस। हम फिजिक्स को फंडामेंटल साइंस क्यों कहते हैं? क्योंकि फिजिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड क्वार्क से लेकर जो हम यूनिवर्स मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उनकी स्टडी करते हैं। तो इसलिए हम फिजिक्स को क्या कहते हैं? फंडामेंटल साइंस। या हम ऐसे कह सकते हैं कि फिजिक्स को हम फंडामेंटल साइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि हम फंडामेंटल साइंस में माइक्रोस्कोपिक वर्ड, मैक्रोस्कोपिक वर्ड और मीसोस्कोपिक वर्ड के बारे में स्टडी करते हैं। तो सिंपल अगर मैं कहूँ तो फिजिक्स क्या है? एक किस्म की फंडामेंटल साइंस है।
फिजिक्स इज द फंडामेंटल साइंस। अब मैं फिजिक्स को फंडामेंटल साइंस क्यों कहूँगा, क्योंकि फंडामेंटल साइंस में हम स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, इसी तरह से मीसोस्कोपिक वर्ल्ड। देखिए, फिजिक्स इज द फंडामेंटल साइंस, व्हाई? बिकॉज क्योंकि फिजिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड और मीसोस्कोपिक वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं। हमारी माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड क्या है? ऐसी वर्ल्ड जिसमें हम टाइनी पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्वार्क्स आ गए हैं। मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ऐसे किस्म की वर्ल्ड जिसमें हम हेवनली ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करें, जिसमें यूनिवर्स आ गई, स्टार्स आ गए, गैलेक्सीज आ गई, एक्सेट्रा। जबकि मीसोस्कोपिक वर्ल्ड ऐसी वर्ल्ड जिसमें हम जो है मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करें, जो मॉलिक्यूल से लेकर अर्थ के बीच से तक हो सकते हैं। सेकेंड वन कि फिजिक्स को हम कहते हैं साइंस ऑफ मेजरमेंट। फिजिक्स इज आल्सो नोन एज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। हम फिजिक्स को साइंस ऑफ मेजरमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि फिजिक्स जो है वो स्पेशल एक काम करता है मेजरमेंट का। किस तरह से? जैसे हम इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, या न्यूट्रॉन है, या एटम है, या न्यूक्लियस है, ये सारी चीज़ें हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। लेकिन जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है, साइज ऑफ एटम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन है, ये सारे जो मेजरमेंट है वो हम किस में करते हैं? फिजिक्स में करते हैं। तो सिंपल मैं कह सकता हूँ जो फिजिक्स है वो क्या है? साइंस ऑफ मेजरमेंट, साइंस ऑफ मेजरमेंट है। क्यों फिजिक्स साइंस ऑफ मेजरमेंट है? क्योंकि हम जो साइज ऑफ एटम कितनी है? साइज ऑफ एटम है 1 एंगस्ट्रॉम विच इज इक्वल टू 10 पावर -10 मीटर। हमने कैसे फाइंड किया? विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। इसी तरह से साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना है? 1 फर्मी, दैट इज इक्वल टू 10 पावर -15 मीटर। या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अब ये जो मेजरमेंट है ये हमने मेजरमेंट कैसे की है? विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। यही चीज़ें हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में हम इनकी मेजरमेंट नहीं करते। जो मेजरमेंट का स्पेशल जो डिपार्टमेंट है वो किसका है? फिजिक्स का है। इसलिए हम कहते हैं कि फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। अब यहाँ पे दूसरी एक चीज़ है कि साइज ऑफ एटम एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस। अगर आप एटम और न्यूक्लियस की साइज को कंपेयर करेंगे तो जो एटम की साइज है वो न्यूक्लियस की साइज से 1,00,000 गुना बड़ा है, जबकि न्यूक्लियस की साइज है जो एटम की साइज से वो है 1,00,000 गुना क्या है? छोटा है। वो किस तरह से? इसको जो अगर मैं आपको समझाऊं तो मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे सकता हूं कि अगर हमारे पास एक फुटबॉल ग्राउंड है, जो फुटबॉल ग्राउंड की बाउंड्री है वो ऐसे समझे एटम है, जो उसका सेंटर होगा उस सेंटर पे अगर मैं वॉलीबॉल रख लूँ तो वो जो वॉलीबॉल होगा वो क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। और वॉलीबॉल और अगर आप बाउंड्री ऑफ द फुटबॉल ग्राउंड कंपेयर करेंगे तो ये क्या है? वॉलीबॉल इज द न्यूक्लियस, जबकि बाउंड्री ऑफ द फुटबॉल ग्राउंड इज द एटम। जो हमारे बुक्स में फिजिक्स की डेफिनेशन लिखी होती है वो ये लिखी होती है कि फिजिक्स जो है वो फिजिकल साइंस की एक ब्रांच है। ऐसी फिजिकल साइंस की ब्रांच जिसमें हम मैटर, एनर्जी और इंटरेक्शन बिटवीन मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं। अगर हम बात करते हैं फिजिक्स की
तो फिजिक्स में हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। इस तरह से अब देखें कि फिजिक्स में हम पढ़ते हैं मैटर के बारे में। मैटर क्या है? हर वो चीज़ जो मास हो जिसके पास और वो जगह ले, तो इसको हम क्या कहते हैं? मैटर। जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ तो मेरा अपना कुछ मास भी है और मैंने कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई की है, तो मैं क्या हूँ? मैटर। सेकेंड वन, एनर्जी। एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। जो काम करने की सलाहियत होती है वो क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है। आई हैव पोटेंशियल टू डू वर्क, तो मेरे पास काम करने की सलाहियत है, तो मैं आई हैव एनर्जी, मेरे पास एनर्जी। थर्ड वन इज द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। मैटर और एनर्जी का क्या ताल्लुक है? मैटर और एनर्जी का ये ताल्लुक है कि हम मैटर से एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट दी थी सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। उसने ये कहा था कि मैटर को कैन बी एक्सचेंजेबल इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी एक्सचेंजेबल इनटू मैटर। तो मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द आइंस्टाइन्स फेमस इक्वेशन E इक्वल टू mc स्क्वायर। E क्या है? E इज द एनर्जी, m is the mass, c is the speed of light. c is the speed of light. c जो है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है स्पेस के अंदर। उसकी जो वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इस इक्वेशन के मुताबिक जो है एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकता है, जबकि मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। अब इसकी कुछ फिजिकल एप्लीकेशंस हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि मैटर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी जो है वो मैटर में कन्वर्ट हो सकता है। चले वो हम जो है फिजिकल जो है इनकी एप्लीकेशन है उसको डिस्कस करते हैं। अब उन फिजिकल एप्लीकेशन में जो पहली एप्लीकेशन है उसे हम कहते हैं एटॉमिक बॉम्ब। आपको पता होगा कि नागासाकी और हिरोशिमा पे अमेरिका ने 2 एटम बम फेंके थे। एक का नाम था लिटिल बॉय, दूसरे का नाम था फैट मैन। जो लिटिल बॉय था वो बना हुआ था यूरेनियम का। तो अगर हम एटम बम की बात करें तो एटम बम में क्या यूज़ होता है? यूरेनियम। उससे हमें हीट या एनर्जी मिलती है। तो हमने क्या किया? एटम बम के थ्रू हमने यूरेनियम मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया। तो ये क्या है? एक फिजिकल एप्लीकेशन है किस चीज़ की? कन्वर्जन ऑफ मैटर इनटू एनर्जी प्रोडक्शन। पेयर एक प्रोडक्शन क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें एक फोटोन होता है सफिशिएंट एनर्जी का। जब वो किसी न्यूक्लियस पे स्ट्राइक करता है तो वो क्या होता है? उस न्यूक्लियस की रिपल्सिव फोर्स की वजह से ब्रेक डाउन हो जाता है 2 पार्टिकल्स में, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा पॉजिट्रॉन। और तीसरे जो हमारा प्रोसेस है वो है पेयर एनिहिलेशन। पेयर एनिहिलेशन में ये होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक रास्ते से आ रहा है, दूसरे रास्ते से पॉजिट्रॉन आ रहा है, जब ये एक दूसरे से मिलेंगे तो वो क्या करेंगे? इनहेल होकर एक फोटोन प्रोड्यूस करेंगे। इसे हम कहते हैं पेयर एनिहिलेशन। चलो उसको समझते हैं। तीनों एप्लीकेशंस को हम अलग अलग से समझते हैं। हमारी जो पहली एप्लीकेशन है उसे हम कहते हैं एटॉमिक बॉम्ब। एटॉमिक बॉम्ब में क्या होता है कि यूरेनियम यूज होता है। यूरेनियम क्या है? इट इज अ मैटर। अब हमने क्या किया? इस यूरेनियम को से हमें क्या मिलती है? हीट। वो क्या है? एनर्जी। तो एटॉमिक बॉम्ब के जरिए हम मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूं।
पेयर प्रोडक्शन का। पेयर प्रोडक्शन, मैं कहता हूं कि मेरे पास एक फोटॉन है। फोटॉन की क्या खासियत है? फोटॉन की खासियत ये है कि उसके पास क्या होती है? एनर्जी होती है। अगर ये फोटॉन की एनर्जी कम से कम 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जितनी हो, जब ये किसी हैवी न्यूक्लियस से स्ट्राइक होगा तो ये न्यूक्लियस की रिपल्सिव फोर्स की वजह से जो फोटॉन है दो पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा पॉजिट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या है? मैटर। तो हमने पेयर प्रोडक्शन से क्या किया? एनर्जी से मैटर को ऑब्टेन किया। तीसरा जो फिजिकल एप्लीकेशन है वो हमारी है पेयर एनिहिलेशन। पेयर एनिहिलेशन में क्या होता है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक पॉजिट्रॉन होता है, दोनों आ रहे हैं। जब ये दोनों किसी रास्ते पे एक दूसरे से मिलेंगे तो वो एक दूसरे को इनहेल करेंगे और वो क्या करेंगे? फोटॉन प्रोड्यूस करेंगे, फोटॉन में कन्वर्टर हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पेयर एनिहिलेशन। अब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन ये क्या है? दोनों मैटर है। मैटर से हमें क्या मिली है? एनर्जी। चलिए जी, ये तीनों जो फिजिकल एप्लीकेशन से जो हमें ये साबित करती हैं कि मैटर को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? जो आइंस्टाइन्स की फेमस इक्वेशन है इसका यूज़ करेंगे फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये प्रॉब्लम जो E इक्वल टू mc² पे हमारी जो मोस्टली MDCAT की टेस्ट या जनरल जो हमारी टेस्ट होती हैं या बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उनमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में ये आते हैं। तो हम चले E इक्वल टू mc² पे कुछ प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम नंबर जो 1 है हमारा वो ये है कि हाउ मच energy is produced when 1 kilogram mass is converted into energy। कैसे? चलिए देखें। डेटा में हमारे पास गिवन है मास कितना गिवन है? दैट इज 1 किलोग्राम। अगर ये कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी? तो C की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एनर्जी हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन हम करेंगे E इक्वल टू mc²। मास की वैल्यू कितनी है? 1 किलोग्राम है। C की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁸ 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 इंटू सेम 10⁸ का स्क्वायर क्या होगा? 10⁻16। तो हमें जो एनर्जी मिली है वो कितनी मिली है? 9 × 10⁻16 जूल। जब 1 किलोग्राम मास कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा 9 × 10⁻16 जूल। अब ये हमारा दूसरा प्रॉब्लम होगा, उसमें भी हम क्या करें? मास गिवन होगा। अब उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। पर यहाँ पे जो मास है वो किलोग्राम में नहीं होगा बल्कि वो ग्राम में होगा।
ग्राम जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है मास का, तो पहले हम क्या करेंगे, ग्राम को कन्वर्ट करेंगे मास में, उसके बाद हम क्या करेंगे, एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच energy is produced when 1 gram mass is converted into energy। तो हम डेटा बनाएंगे, डेटा में हमें मास गिवन है, कितना मास गिवन है, 1 ग्राम। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे तो हमेशा जो है वो ऐसा यूनिट्स करेंगे, तो मास का ग्राम ऐसा यूनिट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम। सी की वैल्यू हमें गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से एनर्जी फाइंड करिए, एनर्जी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन करेंगे, प्रॉब्लम वही E = mc²। एनर्जी फाइंड करनी है, मास कितना है 1/1000। सी की वैल्यू 3 × 10⁸ का स्क्वायर। 1/1000 को लिख सकते हैं 10⁻³ 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 × 10⁸ तो इसको हम लिख सकते हैं 9 × 10⁻16 और 10⁻³ में क्या बच जाएगा, रह जाएगा हमारे पास 10⁻13 जूल। तो एनर्जी कितनी हो गई 9 × 10⁻13 जूल। दैट्स आवर आंसर। जब 1 ग्राम मास कंप्लीटली कन्वर्ट होगा तो हमें एनर्जी मिलेगी 9 × 10⁻13 जूल। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर 10 ग्राम मास कंप्लीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो बताएं कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो सिंपल, 1 ग्राम में 9 × 10⁻13 है, तो 10 ग्राम में कितनी होगी 9 × 10⁻14। अब हम क्या करेंगे कि हमें प्रॉब्लम में हमें एनर्जी गिवन होगी, तो हम क्या करेंगे, मास कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखें कैसे वो कैलकुलेट होता है। How much mass is produced when 9 × 10⁻18 joule energy is converted into mass, डेटा में क्या गिवन है, एनर्जी गिवन है, एनर्जी है 9 × 10⁻18 जूल, जबकि मैं क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन क्या है, E = mc²। मास फाइंड करना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ E/c²। एनर्जी कितनी गिवन है 9 × 10⁻18, सी की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻8 का स्क्वायर। तो मास में लिख सकता हूँ सेम वैल्यू 9 × 10⁻18, 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, 10⁻8 का स्क्वायर होगा 10⁻16, तो 9 9 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा 10⁻18/10⁻16। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये मास हो जाएगा 10⁻18 प्लस का इंटू 10⁻16। जब ये ऊपर आ जाएगा तो ये पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 18 - 16 कितना रह जाएगा 10⁻2 किलोग्राम, या सिंपली हम कहेंगे मास होगा 100 किलोग्राम। आंसर